आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एग्जाम की प्रिपरेशन 30 डेज के अंदर कर सकते हैं। अब ये जो आपका एग्जाम है वैसे तो ये आपका जुलाई के अंदर होना है, बट अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं ये वीडियो इसलिए थोड़ा पहले बना दे रहा हूँ 30 डेज वाला, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम फ्रेम मिल जाए। आप चीजों को अगर चाहो तो 4-5 दिन एक्सपैंड कर लेना, अपना जो शेड्यूल में आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ाई करनी है उनको चाहो तो थोड़ा एक्सपैंड कर लेना और उसके हिसाब से तैयारी को करना। ठीक है, अब वीडियो के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पे 6 अप्रैल से लेकर 10 जून तक यहाँ पे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरिए, खास करके वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बेसिकली जो कि आप तो बेसिकली बिलोंग करते हो लखनऊ या फिर आसपास की सिटी से, अगर आप बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आपका एलएलएम एक अच्छी जगह से हो जहां पे आप आराम से जुडिशरी की तैयारी कर पाओ और साथ ही में आपका जो एलएलएम है वो भी डिग्री जो होगा उसकी वैल्यू अच्छी रहे, आप जरूर अप्लाई करिए, ये एक बात ध्यान रखिए। फिर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका जुलाई 1 से लेकर जुलाई 10 के बीच में यहाँ पे होने का चांस है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको कुल मिला के वैसे वैसे मई का भी आधा महीना है वो है, लेकिन उसका हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमारे पास सीधे सीधे 30 डेज है, उस हिसाब से भाई हम कैसे तैयारी करेंगे ये हम लोग यहाँ पे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। रिजल्ट आपका 20 तक आएगा, उसके बाद 25 से वो होगा। अब पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं तो एग्जाम में देखिए एग्जाम कैसे वर्क करेगा ये समझिए। ये जो आपका एग्जाम है ये आपके 100 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लॉ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का पेपर आपका ये सीधे सीधे होने वाला है। अब इस 1 घंटे 30 मिनट के अंदर में आपको अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये चीज साफ साफ ब्रोशर के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, विच मीन सबसे बेस्ट पार्ट इस एग्जाम की क्या है कि आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मान लो मैंने कोई आंसर लगाया और वो गलत हो गया तो क्या होगा, इसका कोई यहाँ पे वो नहीं है। तो इसलिए आपको जो 100 आपके क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट करके आने प्लेन एंड सिंपल। ये आपका एकदम क्लियर कट बात हो गई, यहाँ पे एक चीज हमको पता चली। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो कि एकदम कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके एलएलबी के, जो कि आप में से हर किसी ने पढ़ा है और इनका आपको इन नेक्स्ट 30 डेज में रिविजन प्रॉपरली अगर आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा। अब एक एक करके पहले इनका इंपॉर्टेंस समझना यहाँ पे पेपर के लिए शुरू करते हैं। अगर आप बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर से यहाँ पेपर के अंदर कम से कम 10 से लेकर 15 सवाल आएंगे और ये जो आपका पेपर आपका जो सब्जेक्ट है ये सारे स्टूडेंट्स का मोर और लेस अच्छा ही होता है, बिकॉज सबने ही कॉन्स्टिट्यूशन को एलएलबी के अंदर एटलीस्ट अच्छे से पढ़ा होता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम देना है, तैयारी के टाइम पर भी आपको सारे सब्जेक्ट्स जो आपके मोटे मोटे सारे पॉइंट्स हैं उनको कायदे से करना है, केस लॉ को कायदे से करना है, आपका काम आराम से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खास करके जो पार्ट 1 है आपका उसमें से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर बार यहाँ पे कम से कम 7 से लेकर 10 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से आते ही आते हैं। तो इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से करोगे और आप अगर कायदे से ये देख लोगे कि हाँ केस लॉज जो आपके जैसे मान लो आपके इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, फिर एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद अगर आप एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेते हो, बाकी सारी चीजें कायदे से कर लेते हो, उसकी जो इलस्ट्रेशन है उनको आप कायदे से कर लेते हो, तो मोटा मोटी आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आराम से हो जाएगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपने एलएलबी में आपने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका लॉ ऑफ क्राइम यानी कि आईपीसी। सिंपल आंसर, आईपीसी के अंदर में आपको जब पढ़ाई करनी है तो आपको अब ये डाउट आ रहा होगा कि सर जो पुराना वाला आईपीसी है वो आएगा कि जो नया वाला आपका भारतीय यहाँ पे सुरक्षा संहिता है वो यहाँ पे आएगा। तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो भारतीय यहाँ पे बीएनएस जो है सॉरी भारतीय न्याय संहिता है वो अभी नहीं आएगा, आईपीसी ही आपका आएगा, बिकॉज वो 1 जुलाई से आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना। हमारा जो एग्जाम है वो यहाँ पे आपका 1 से लेकर 10 जुलाई के बीच में जरूर है, लेकिन जो सिलेबस है वो नोटिफाई पहले हुआ, एग्जाम इम्प्लीमेंट होने के पहले नोटिफाई हुआ, इसलिए यहाँ पर ये चीज आपको आईपीसी ही पढ़नी है। और इसके अंदर जो आपके मेजर मेजर लॉज हैं वो आप अगर कर लीजिए, जनरल एक्सेप्शंस को आप कर लीजिए, बाकी चीजें कर लीजिए, आपका आराम से यहाँ पे पेपर निकलेगा। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा सोर्सेज क्या यूज करने, कौन कौन से आपको टॉपिक्स को तैयार करना, पूरा भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ के अंदर से भी 10 से लेकर 12 क्वेश्चन भाई हर बार आते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि दोनों होता है, हिंदू लॉ भी होता है और मुस्लिम लॉ भी होता है। तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे करके चले, हिंदू लॉ मुस्लिम को करना है। हिंदू लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, मुस्लिम लॉ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जो जो टॉपिक्स आपको करने हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। और अब देखिए एक चीज और भी समझ, आप जब कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो जो आपके ये वाले सब्जेक्ट्स हो गए इसके अंदर आपका जैसे इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, उनके साथ देखिए क्या खेल होता है कि उसको आप ट्रेडिशनली उतना ज्यादा पढ़ते नहीं, बिकॉज समझना उसको कठिन होता है, उसकी कोई बेरैक्ट होती नहीं है।
इन ज्यूरिस्प्रूडेंस में खास करके फिलोसफी होती है, आपको समझना पड़ता है कि ज्यूरिस्ट ने क्या बोला, फिर उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, फिर उसका किस लॉ पे क्या इफेक्ट है, और किसने क्या किसको क्रिटिसाइज करा, ये वो 50 तरीका फलाने का ना, कोई नहीं पढ़ता है उस तरीके से। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको काफी टाइम देने की जरूरत है, काफी अच्छे से पढ़ना है। और ये जो आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस होंगे, ऑल्दो होंगे थोड़े से ठीक ठाक सिंपल ही, लेकिन यही आपकी रैंक को डिसाइड करेगी। अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में सही क्वेश्चन को आंसर करके आओगे, इंटरनेशनल लॉ के साथ भी सेम चीज है, अगर आप सही से क्वेश्चन को आंसर करके आओगे तो आपके यही दोनों सब्जेक्ट रैंक डिसाइडर बनेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस की आती है, और फिर आपका लास्ट में आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आपके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, डेफिनेशन है, पब्लिक न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, अलग अलग टाइप के जो टॉर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेशन, वो सब आप कर लीजिए, आपका काम होगा। अब उसको चलिए एक एक करके सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं पहले। लेकिन उसके एक बात और समझ लो कि टाइम कितना आपके पास बचा है, कैसे आपको यहाँ पे तैयारी को अपनी लेके जाना है। देखो यहाँ पे अभी हम लोग जब वीडियो के बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 या 15 मई के आसपास चल रहा है एग्जाम आपका, करीब यहाँ से लेके यहाँ तक होना। आप ये मान के चलो 1 जुलाई को एग्जाम होना है, और उसके हिसाब से आप जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो पहले कि यहाँ पे ये जो कुछ दिन है ना, अगर आप इन दोनों में थोड़ा सीरियस हो, आपको एग्जाम देना है, आप डिसाइड करके उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भर दो और फिर प्लानिंग करना शुरू करो। प्लानिंग इस चीज की करो कि भाई मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छा हूँ, किन में मेरी थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पे आ रही है, और फिर उसके हिसाब से जून के अंदर अपना तैयारी करना शुरू करो आप लोग सीधा सीधा। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका एलयू का एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो, तो हम लोग संभव लॉ में एक छोटा सा कोर्स निकालने वाले हैं, जिसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी करीब 1899 की होने वाली है। अब ये जो आपका कोर्स होगा, इसके अंदर आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं सातों, उनके आपके क्या रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, उनके आपके हम लोग मॉक पेपर्स, आपको टोटल में 5 मॉक पेपर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इस पूरे उसके लिए, और उसके साथ में आपके सब्जेक्ट नोट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। और बहुत ही बढ़िया से आप अपनी अगर मान लो तैयारी करना चाहते हो एलयू की, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। अगर आपको एनरोल करने का जरूरत है तो आप लोग के लिए वो कोर्स हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दे देंगे। अगर आपको एनरोल करना स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में मैं खुद भी वहाँ पे मेंटरशिप के आपके लिए रहूंगा, तो अगर आपको मान लो मुझसे चीजें पूछनी है कि सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा फोकस करें, कैसे करें, क्या करें, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करना शुरू करते हैं एक एक करके कौन कौन से मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर करने हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर सबसे आपका जैसे मान लीजिए प्रियम्बल है, यूनियन टेरिटरी हो गया, ये टॉपिक्स आपके हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है फंडामेंटल राइट्स। और इसके अलावा जो आपका पार्ट 3 है पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको नहीं आता है। मान लो हम ये कहते हैं कि ये पार्ट ऐसा है जिसमें से हर बार क्वेश्चन जो कि आते रहते हैं सर, तो इसलिए इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपका रीजन नहीं होगा इसको हल्के में लेने का। आप जब से मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने मान लो पढ़ा आर्टिकल 15, तो हमें ये पता है आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15 1 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 यहाँ पे पहले से था, 4 5 6 बाद में आया। पहले अमेंडमेंट कौन सा आया, फिर उसके बाद चंपकम दुराई राजन का कैसे हुआ, फिर उसके बाद इंदिरा साहनी पे गया, फिर 15 क्लॉज 5 कैसे आया, फिर कौन सा अमेंडमेंट हुआ, फिर कौन सा केस आया, फिर 15 क्लॉज 6 कैसे गया, ये पूरा हमें पता होना चाहिए। रेशियोज हमें सारे पता होने चाहिए। उसके साथ में जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की मान लो आप कर रहे हो, तो आपको एक पूरा सीरीज ऑफ केसेस पता होना चाहिए कि पहले सज्जन सिंह था, फिर शक्ति प्रसाद था, फिर आईटी गोलकनाथ था, फिर केशवानंद भारती का केस आया, फिर मिनर्वा मिल्स का केस आया। ये आपको पूरी श्रृंखला पता होना चाहिए, क्या क्या उसमें हेल्ड हुआ पूरा पता होना चाहिए। सेम चीज जैसे मान लो इसमें और टॉपिक देखते हो, जैसे मान लो डीपीएसपी है, इसको आप ऊपर ऊपर से देख के चलो, फंडामेंटल राइट्स को ऊपर देख, खास करके यूसीसी पे काफी यहाँ पे अभी बवाल चल रहा है, चीजें चल रही है, उसको ध्यान से करना। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट क्या पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की क्या वो होती है, वो सब आपको देख के चलना है। पार्लियामेंट हो गया, कॉम्पोजिशन है, पावर्स है, फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के, किस तरीके से यहाँ पे लिस्ट वगैरह काम करती है। जुडिशरी के अंदर आप आ जाते हो तो वो भी आपको देख के चलना है कि स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या पावर्स है, वो कैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है 142 143 मतलब सब कुछ आपको पूरा देख के चलना है। केस लॉज भी काफी देख के चल रहे हैं, जो पूरा है आपका एंजैक का आया वो अपना पूरा देखो, ऐसे आपको पढ़ाई करनी है इसकी। फिर इसका स्टेट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी, कंपैरेटिव स्टडी एक बार कर लो कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या है, फिर प्रेसिडेंट और आपका चीफ मिनिस्टर उसमें क्या डिफरेंस आता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट में क्या हुआ था, ये सब आपका देख के चल रहा है। फिर आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपका पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर ऊपर से भी कर लोगे थोड़ा आपका चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें से भी आने का चांस है। और फिर रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंस्टीट्यूटिव राइट टू प्रॉपर्टी, ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज। फिर आपका ये जो 2 मेन टॉपिक्स है, एक तो आपका इलेक्शन देखिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इस बार इलेक्शन हो रहा है हमारे देश के अंदर, इसको करके जाइए। और इमरजेंसी प्रोविजंस भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है, इसके अंदर क्या केस लॉज है, इमरजेंसी कौन से पावर्स कौन कौन से तरीके की है, क्या है, वो आपको कायदे से देख के पूरा चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट सब्जेक्ट जहां पे अगर आप अच्छे से, अगर मान लो आप ये मान के चलते हो कि 30 दिन उसके पहले भी अगर आप थोड़ा डेज ऐड वैड करके, तो कम से कम 5 से लेकर 6 दिन आपको स्टूडेंट अच्छे से देने, तभी आपका काम यहाँ पे चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर पार्ट 3 को स्पेशल फोकस में रख के चलिए। और साथ ही में एक चीज और, यहाँ पे
होता क्या है पेपर के अंदर, कभी कभी लैंडमार्क केसेस भी ये लोग पूछ लेते हैं। तो लैंडमार्क केसेस जैसे आपके जो रिसेंट वाले अभी इस वाली एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि यार ये जो आपका सेम सेक्स मैरिज है वो अपना मैरिज के लिए वो नहीं माना जाएगा चीज को, या फिर उसके अलावा और भी केसेस आपके आए, आर्टिकल 370 पे केस आया, बाकी चीजें हुई, उन सबके लिए आपको पढ़ के जाना है। 2017 से सारे केसेस पढ़ के जाओ। बेस्ट सोर्स उसके लिए आपका रहेगा एससी ऑब्जर्वर का, वो आप अच्छे से जाके स्टूडेंट्स कर लो। वरना हम लोगों ने संभव लॉ पे क्या किया, अब जो कोर्स है उसके अंदर में आपके लैंडमार्क केसेस अलग से हम लोगों ने आपको पूरी एक लिस्ट और उसकी पूरी पूरी पीडीएफ उठा के दे, मतलब पूरा आपको जो रीडिंग मटेरियल, सॉरी पीडीएफ नहीं, रीडिंग मटेरियल जो पूरा है वो आपका हमने दे दिया है, तो आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप कर लेते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपका काम देखिए आराम से हो जाए। फिर जो आपका दूसरा सब्जेक्ट आपको करना है वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप जैसे टॉपिक सुनना शुरू करते हो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, आपका ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, ये सारा करना कहीं ना कहीं आपने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको रिकॉल अगर आप करोगे आराम से इसको कर लोगे, बहुत टाइम इसमें नहीं लगेगा। फिर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप जैसे ही कर लेते हो, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का आप कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हो, उसके अंदर क्या एक्सेप्शंस है, क्या कंसिडरेशन वगैरह दी जाती है, कैसे होता है वो आप देख लीजिए। फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मोहिनी दिग्विजय से नर्मदास घोष का केस है और बाकी केसेस है वो आप देख के चलिए। मतलब जितने केसेस आपके हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उनको आपको कायदे से देख के चलना। उसके अंदर से बहुत ये लोग घुस घुस के पूछेंगे कि ये भी पर्टिकुलर टॉपिक, इसका मतलब कौन सा पर्टिकुलर यार केस इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन दे दे, हो सकता है ये कह दे कि ये स्टेटमेंट जो पूरी दी हुई है किस केस में से आई थी, ये लोग पूछ ले। तो उसके लिए केसेस पढ़ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में देखिए बहुत जरूरी है। और खास करके जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड इलस्ट्रेशन होते हैं ना, जिसमें कि जैसे मान लो एक आपको सिचुएशन दे दिया गया कि ए ने बी पे कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर बी का यहाँ पे ऐसा ऐसा जो है एक पर्टिकुलर टाइम कुछ ऐसे चेंजेस आ गया, उसके कंसिडरेशन कुछ भी हुआ, फिर उसकी वजह से ये बताओ कि यहाँ पे अब होगा क्या ए का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वो करवा पाएगा, फोर्स नहीं करवा पाएगा। इस टाइप के जो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी आप कायदे से थोड़ा सा एमसीक्यूज लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम यहाँ पे बनेगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें फिर आपका अगला जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, वाइड, वैलिड, सब कुछ ये आप देख लीजिए। कंटिंजेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मेजर क्या होता है, वो सब देख लीजिए टाइप इसमें। फिर कंसेंट, इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्रॉड क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस्टेक क्या है, बाकी जो आपके बेसिकली चीजें होती हैं जो कि बताती है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे नहीं है, क्या है, मतलब कैसे उसमें फॉल्ट है, वो पूरा देख के चल रहा है। फिर मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वो करते हो, बाय परफॉर्मेंस, बाय एग्रीमेंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय फ्रस्ट्रेशन, किस तरीके से चीजें वर्क करती है, फोर्स मेजर कंसेप्ट, वो आप देख लीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेलेवेंस ऑफ टाइम, प्लेस ऑफ डिस्चार्ज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो आपका पूरा पार्ट 1 है ना, इसको यार अगर आप अच्छे से देख के चलोगे आपका काम हो जाएगा। बेलमेंट, प्लेज, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का उसको ऊपर से कर लेना बहुत हो जाएगा, लेकिन पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको करके जाना है। इसके एमसीक्यूज की भी अगर आपको मैं बात करूं, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके एमसीक्यूज की दोनों की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक काम करिएगा, एक आपकी बुक आती है यूनिवर्सल्स की गाइड आती है आपकी एलएम की, आप चाहो तो उसमें से भी कर सकते हो, वरना इसके लिए हम लोग हमारे कोर्स के अंदर 5 मॉक पेपर्स वगैरह भी देंगे, आप वो भी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी गाइड से आप कर सकते हो, चाहो तो उसको आप फिर एक आपकी सिंघल्स की गाइड आती है एलएम की, उससे भी आप एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑनलाइन में अगर आप ढूंढ लेते हो तो काम आपका हो जाना चाहिए मोटा मोटी, ये एक आपका है। फिर हम लोग फैमिली लॉ के ऊपर आते हैं। फैमिली लॉ के अंदर आप देखिए आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ थोड़ा सा दोनों आपको कहना कहीं देख के यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, फिर पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, कस्टम्स, सेरेमनीज ऑफ वैलिड मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, लॉज फॉर डिवोर्स, ये पूरा हिंदू मैरिज एक्ट का जो पूरा आपका सिस्टम है वो आप कायदे से करके चलिए। फिर मैरिजेस के अंदर में वैलिड क्या होता है, वाइड क्या होता है, वाइडेबल क्या होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, वो आप देख के चलिए। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली, केस लॉज के साथ आपको प्रॉपर्ली करना है। इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके थोड़े से रहेंगे। आपको ये भी पूछा जाएगा कि सेक्शन के अंदर घुस घुस के पूछा जाएगा कि कौन से, जैसे मान लो वैलिड मैरिज की बात हमने करी, तो वैलिड मैरिज के अंदर कौन कौन से कंडीशंस हैं जो कि वैलिड मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपका पूछ लेंगे। केस लॉज आपका पूछ लेंगे, ये सब कुछ रहेगा। फिर मेंटेनेंस के ऊपर आते हैं तो मेंटेनेंस, पेटेंटल राइट, परमानेंट मेंटेनेंस बाय कोर्ट, मतलब 135 वही सब कुछ थोड़ा सा वहां चला गया। कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू मैरिटल डिस्प्यूट्स और मैरिटल जो आपकी मैट्रिमोनियल रेमेडीज है वो आपकी क्या है। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर आप आते हो तो मिताक्षर दया भागा स्कूल क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली एचयूएफ क्या होता है, कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, पार्टीशन कैसे काम करता है, रूल्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे वर्क करता है, ये पूरा अच्छे से देख के जाना है आपको। इनहेरिटेंस सेक्शन में भी आ जाइए, वो भी है स्त्री धन, रूल्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरस्टेट डिसबिलिटी सक्सेशन अमेंडमेंट्स जो आपकी हुई है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। एक आपका रिसेंट में भी केस आया था विनीता शर्मा राकेश शर्मा का, वो भी आप प्लीज देख के चलिएगा। ठीक है, वो आपका मतलब ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट एक चीज जाएगी। फिर हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटीज एक्ट, ये आपका टाइप्स ऑफ गार्जियंस, देयर ड्यूटीज,
कॉम्पिटेंसी, फिर गिफ्ट और आपका विल, इसके रिलेवेंस वो सब कुछ हिंदू लॉ के अंदर एप्लीकेशन, ये सब आप देख लो। मतलब मोटा मोटी हिंदू लॉ अगर आप इस एंगल से कर लोगे, सारे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को आप कर लोगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। अगर मैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप कोशिश करिए, जैसे आपने उसको थोड़ा सा 5 से 6 दिन में निपटाया, कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा और 3-4 दिन ले लीजिए, आप निपटा लीजिए, तो टोटल आपका यहाँ पे 30 दिन में से आपका करीब टोटल में आपका 7 से 8 दिन यहाँ पे हो गया, मैक्स 9 दिन आप मान लो उसको, ठीक है। और फैमिली लॉ के लिए मैं आपको कहूँगा बहुत सारा डिफिकल्ट, बहुत वो नहीं है। हिंदू लॉ के लिए आप 2 से 3 दिन ले लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये आपका करीब आप मान के चल सकते हो 10 से लेकर 11 दिन के आसपास हो गया। फिर जब हम मुस्लिम लॉ पे आते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, शरीयत लॉ पूरा कैसे करता है, फिर स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ क्या होता है, शिया सुन्नी में कैसे है, फिर कंसेप्ट ऑफ मैरिज, इसमें आपका डेफिनेशन, नेचर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं मैरिज के, फिर उसके बाद सही क्या है, फासिद क्या है, बातिल क्या है, मुता मैरिज क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, मैरिजेस अलग अलग के, वो आप देखिए थोड़ा सा। फिर जो आपके सोर्सेज होते हैं इस्लामिक लॉ के, कुरान, सुन्ना, इजमा, क्यास, स्टेट रेगुलेशंस, कस्टमरी प्रैक्टिस, बाकी आप जितनी चीजें वो आप देखिए, हदीस वगैरह जैसे क्या चीजें हैं। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन एंड लाइक मैरिज और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैसे काम करता है, अलग टाइप के मेंटेनेंस क्या होते हैं, वो पूरा एक आपका एक अलग पूरा उसमें चीज दी हुई है, वो आप पूरा करके जाइए। फिर मैट्रिमोनियल रेमेडीज के अंदर इस्लामिक लॉ, इंडियन डिवोर्स एक्ट, वो देखिए, विल्स, गिफ्ट, इनहेरिटेंस वगैरह, ये मतलब आपको पूरा करने में कम से कम 2 से 3 दिन और लगेगा। तो आप ये मान के चलिए कि टोटल आपके 12 से 13 दिन यहाँ पे चले गए हैं पूरा करते कराते, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आईपीसी। इसमें आपको मैंने पहले ही बोला, बीएनएस नहीं आने वाला, आईपीसी आएगा, तो आईपीसी को ही आपको करना है, बेराक भी आईपीसी वाली आपको करनी है। इसके ना जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम और कंसेप्ट ऑफ क्राइम, थोड़ा सा जो बेसिक्स स्टार्टिंग है क्राइम का वो अपना देखा आपने, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, एक्ट ऑफ सीरियस मेंसरी, या फिर जनरल डिफेंसेस, गुड फेथ इंटॉक्सिकेशन, एक्ट ऑफ चाइल्ड इम्यूनिटी बाय, मतलब जो जजेस का होता है, अनसाउंडनेस, बाकी जो आपके जनरल डिफेंसेस होते हैं, प्राइवेट डिफेंस और बाकी सारी चीजें वो आपने देखा। फिर इनक्वेट ऑफेंसेस जो आपके होता है, अबेटमेंट है, कंस्पिरेसी है, अटेम्प्ट है वो। फिर स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होते हैं, कर्बल होमिसाइड है, मर्डर है, अबेटमेंट टू मर्डर, सुसाइड है, नेग्लिजेंट एक्ट है, बहुत सारी चीजें, मतलब मोटा मोटा पूरा देखना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आईपीसी में ध्यान रखनी है, वो ये होता है कि आईपीसी के अंदर इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको देखिए कायदे से करके जाना है, और केस लॉज आपके काफी इंपॉर्टेंट होता है, उनको आपको कायदे से करके जाना है। और उसके अलावा जो आपके मेजर मेजर ऑफेंसेस हैं, जनरल आपके जो आपके वो दिए हुए हैं, आपके जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी होता है कि आपके जो डेफिनेशन क्लॉज दी हुई है, उसके अंदर कौन सा 2A में क्या है, 2B में क्या है, 2C में क्या है, वो देख लिया। फिर उसके अलावा आईपीसी के अंदर अब मर्डर कहाँ पे डिफाइंड है, कल्पेबल होमिसाइड कहाँ पे डिफाइंड है, थेफ्ट कहाँ पे डिफाइंड है, आपका जैसे बाकी जो चीजें वो कहाँ पे डिफाइंड है, वो अच्छे से करके जाइए। उसका यहाँ पे डेफिनेटली वो लोग मैच द फॉलोइंग उस टाइप कुछ ना कुछ वो लोग पूछेंगे, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को उस हिसाब से करके जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये चीजें आपको करके जानी है। फिर यहाँ पे डाउरी डेथ है, हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, किडनैपिंग, अबडक्शन, फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ चीजें, राइटिंग, अफरे, वो सब कुछ, फिर पनिशमेंट, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये पूरा आपको देख के जाना है, ये पूरा आप देख के जाओ। और आईपीसी का आप मोटा मोटी ये मान के चलो कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको ये जो बता दिए वो आपको करने हैं। उसके अलावा भी जो थोड़े से मिस्टेनियस टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे छोड़े भी हैं, उनको भी प्लीज करके जाइएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके अंदर अगर आप बात करते हो कितना टाइम आपको लेना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे हिसाब से इसको अगर आप करीब 4 दिन के आसपास देते हो, ठीक है, 3 से 4 दिन या 5 दिन भी अगर आप चले जाते हो, तो क्या ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आपका अगर 13 दिन हो रहा था, तो 3 मिला के यहाँ पे थोड़ा 17 दिन आपके यहाँ पे आईपीसी होते होते आपका हो जाएगा, इतने में आपको करवा दे रहा हूँ। इसके बाद आप बात करते हो इसके अगले उसमें, जो कि है जूरिस्प्रूडेंस। अब ये जो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, मैं आपसे मानता हूँ, पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन देखिए एग्जाम है तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात। इसके अंदर आपका पहले तो डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस है क्या, जूरिस्प्रूडेंस आया क्यों, इसको इवॉल्व क्यों किया गया, लॉ का क्या वो है, लॉ की क्या डेफिनेशन है, बाकी सारी चीजें क्या है। जो स्टार्टिंग की आपकी होती है वो आप कायदे से करिए। उसके लिए आप जाइए, हमारा कोर्स अगर आप एनरोल उसमें कर रहे हो, वहां पे प्रॉपर हम लोगों ने एक एक वीडियो लेक्चर के थ्रू पूरा पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन हम लोगों ने किया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ में जो आपके स्कूल्स होते हैं आपके जूरिस्प्रूडेंस के, एनालिटिकल है, हिस्टोरिकल है, सोशियोलॉजिकल है, नेचुरल है, लीगल रिज्म है, पॉजिटिविज्म है, सब कुछ अपना देख लिया कि कौन कौन से वो है, स्कूल के प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हर प्रोपोनेंट ने क्या क्या बोला है इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, मतलब लॉ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, आपका लीगल पर्सनैलिटी जो आपकी हॉफेट की थ्योरी है, वो सब पूरा जितना आपका खिचड़ी है वो पूरी आपको देख के चलनी है। फिर लीगल राइट्स आपके नेचर क्या है, टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, लॉ एंड मोरालिटी क्या है, उसके बीच जो कोरिलेशन है वो आपको देख के चलनी है। फिर उसके बाद जो आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस होती है, जो ड्यूटीज होती है स्टेट की, बाकी उसकी सब चीजों की वो सब बातें, वो पूरा आपको देख के चलना है। फिर कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन,
ये इंपॉर्टेंट है। फिर रूल ऑफ लॉ, उसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, किस पर्टिकुलर जूरिस्ट ने कैसे उस चीज को इंटरप्रेट किया है, वो आपको देख करना है। लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशन, अदर एंटिटीज जो आपकी हैं, उनकी किस तरीके से राइट्स क्या होती है, उनकी वो क्या होती है, वो सब कुछ देख के चलना है। फिर जो रिलेशनशिप होती है लॉ मोरालिटी की, वो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। मतलब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको मोटा मोटी करने हैं। आप इस तरीके से मान के चलो कि अगर आपको ये 3 से 4 दिन में करना है, तो आप या तो यूनिवर्सिटी गाइड के यूज कर लो, या तो हमारी वीडियोस के थ्रू आप उसको कर सकते हो, या फिर आप एक जैन एक आपकी बुक आती है, वहां से भी इसको आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। फिर आप इसके एमसीक्यूज आराम से प्रैक्टिस करिए, आराम से जो स्टूडेंट भी आपका होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इंटरनेशनल लॉ का, और इसके अंदर एक सेकंड, हाँ, जो स्टूडेंट्स के लिए आप ये काम करिए, आप कम से कम 5 दिन लीजिए। थोड़ा सा आप लोग 5 दिन लीजिए इसको करने के लिए, 5 दिन 6 दिन लीजिए, तभी ये आपका होगा आसानी से। देखो 17 दिन अगर आपका है, तो उसमें अगर आप 5 जोड़ दोगे, टोटल आपका 22 से लेकर 23 दिन आपके यहाँ पे हो जाएगा। या आप नोट करके चलो, इससे कम में नहीं होने वाला, टाइम देके प्लीज करिएगा आपको। इंटरनेशनल लॉ पे जैसे हम लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसमें ट्रीटीज है, कस्टम्स है, जनरल प्रिंसिपल्स हो गया आपके, बाकी चीजें आपकी होगी वो आपने देखा। स्टेट रिकग्निशन क्या होता है, जुरिसडिक्शन क्या होता है, फिर आपकी जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, एक्सट्रेडिशन है, असाइलम है, स्टेट टैक्सेशन है, लॉ सीज है, पीस में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स वगैरह है, कोऑर्सिव सेटलमेंट है, प्रोहिबिशन एंड नॉन प्रोहिबिशन स्टेप्स, केलॉग्स बैंड, वो मतलब ये पूरा आपका जो पूरा ये एक आपका मतलब थ्योरी है इंटरनेशनल लॉ की, इसके अंदर आपको पूरा देख के चलना है। साथ में इंटरनेशनल लॉ के अंदर मेन जो चीज फोकस करने वाली होती है वो होती है कि ट्रीटीज कब तक हुई, कौन कौन से केस में क्या बोला गया, जो कंसेप्ट है आपको उसका मीनिंग क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सब आप देख के चलोगे, काम आपका आराम से होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या, यूएन क्लॉज क्या है, उसकी क्या पूरी सिग्निफिकेंस है, कैसे वो लाई गई, फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे वो मतलब बाकी जितने आपके कंसेप्ट हैं, कौन कौन सी लाइंस आपकी होती हैं, क्राइटेरिया शेल्फ क्या है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक, मतलब सब कुछ आपको पढ़ के यहाँ पे मोटा मोटी जाना है। इसके लिए पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यूनिवर्सिटी गाइड, या तो आप चाहो तो उठा लो, नहीं बनना है तो आप जाइए, आप एनरोल होइए कोर्सेज में, वहां पे पूरा हमने पढ़ा के रखा, वो आप कर सकते हो। इसके अंदर भी आप अगर मान लो 22 दिन आपके पहले हो चुके हैं, तो आप 3 से 4 दिन ले लो, मैक्स 5 दिन आपका काम हो जाएगा, टोटल आपका ये 27 तक आपका मान लो पहुंच जाएगा मोटा मोटी, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप आते हो लास्ट सब्जेक्ट आपका है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन देना है, टोटल आपका 30 दिन आपका। देखिए मोटा मोटी मैंने आपका करा के दे दिया। यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ टॉट्स क्या है, नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम आपने क्वालिटी नॉट फिफ्टीन जून किया, ओबी जैसे भी मीडियम डैमनम सेवन आपने कर लिया। फिर जनरल डिफेंसेस, वाइकलेस एबिलिटी, नेग्लिजेंस, रेमेडीज, मतलब जितने आपके टॉपिक्स आपके आप आराम से इनको करिए। अगर आपको इसके लिए थोड़ी सी डीप मान लो रीडिंग करनी आगे बाद आप उठा लीजिए, वहां से आप कर लो, लेकिन उतने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आराम से इसको आप कोई भी यूनिवर्सल गाइड या वीडियो जो हमने दी है उससे आप कर लोगे, आपका काम आराम से ये निकल जाएगा। और इसके अंदर आप जो मैंने आपको टाइम बताया वो आप कर लो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज के लिए कि आपको दिन में कितना टाइम देना है रेगुलरली इन सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। तो डे टू डे में जो कि मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह सारे हो ही चुके होंगे, मई का महीना होता है, जून में आपके एग्जाम वगैरह सब हो चुका था, बस टाइम है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे इसको यार प्लीज आराम से दो। पढ़ाई को 7 से 8 घंटा नहीं दोगे, उससे उतने में नहीं होने वाला। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्जाम एकदम हलवा है, टफ एग्जाम है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मेहनत करके एग्जाम को देते हैं। तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई इज मोर देन इनफ। दो उसको पार्ट्स में आप डिवाइड करके एग्जाम को दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं आपको कहूंगा रोजाना करिए। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो 1 घंटा 2 घंटा एमसीक्यूज के लिए रोजाना का रखिए, आपको बहुत फायदा करेगा। ये भी एक चीज को ध्यान रखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और आपको अगर मान लो कोई डाउट है, कोई चीज आप पूछनी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल यूनिवर्सिटी एलएम प्रिपरेशन, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर सक्सेस। बाय।